हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्चुअल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री विद स्कॉलर्स जोन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मेटल ये प्रॉपर्टीज शो क्यों करता है, यानी किसी मेटल के द्वारा ये सारी प्रॉपर्टीज शो करने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक पूरा ध्यान के साथ देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्कॉलर्स जोन में फैक्ट्स की नहीं कॉन्सेप्ट की बात होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद में मेटल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो मेटल होता है उनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन लेने पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। चूँकि मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देकर ये M+ यानी कि कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई मेटल का पीस लूँ तो उस मेटल के पीस में बहुत सारे मेटल के एटम प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि कोई भी चीज़ बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो अगर मैंने एक मेटल का पीस लिया तो उसके अंदर बहुत सारे मेटल के एटम प्रेजेंट होंगे, और हमें पता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन देकर M+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है। तो देखिए, इस मेटल के पीस में जो बहुत सारे मेटल के एटम हैं, इन सभी में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये मेटल आयन बोले तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हर मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करके और M+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस केस में चूँकि मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है। जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn2+ में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हर मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके M+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ सारे मेटल्स के साथ होगी। सब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, M+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और इस मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बीच वाले गैप में आ गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किससे अट्रैक्ट होगा? वो सराउंडिंग M+ से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। देखिए, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले मेटल आयन से भी अट्रैक्ट होगा, तो इस वाले मेटल आयन से भी अट्रैक्ट होगा, तो इस वाले मेटल आयन से भी अट्रैक्ट होगा, और इस वाले मेटल आयन से भी अट्रैक्ट होगा। ये का ये कॉन्सेप्ट सब इलेक्ट्रॉनों पर लागू होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग जितने भी मेटल आयन हैं उनके द्वारा क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी मेटल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में बीच में कौन पाए जाएंगे? मेटल आयन पाए जाएंगे। तो इसीलिए इस मॉडल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, यानी इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, सी है, जिसमें कौन डूबे हुए हैं? मेटल आयन डूबे हुए हैं। क्लियर? इसलिए इसी बेस पर इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। अब इस मॉडल में ये बात तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडिंग सारे मेटल आयन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सारे मेटल्स आयन के बीच में ग्लू यानी गोंद का काम कर रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, 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 यानी सारे मेटल आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इक्वली सबसे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये ग्लू की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई 2 ऑब्जेक्ट है, इनको हमें कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ग्लू लगा देते हैं। तो ये ग्लू क्या करता है? नीचे वाले सरफेस से भी चिपक जाएगा और ऊपर वाले सरफेस से भी चिपक जाएगा। जैसे ही ग्लू नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस से चिपका, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ जाएंगे? सेम ये का ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे ग्लू के रूप में कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे भी अट्रैक्शन से जुड़ा है और इस मेटल आयन से भी अट्रैक्शन से जुड़ा
है, यानी सराउंडिंग सारे मेटल आयन से अट्रैक्शन से जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ग्लू की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, जिसके कारण ये सारे मेटल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे। जैसे ये दोनों सरफेस इस ग्लू के कारण एक दूसरे से बाउंड हो रही थी, ठीक इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक ग्लू के कारण ये सराउंडिंग जितने भी मेटल्स आयन है वो एक दूसरे से बंध जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब क्या ध्यान रखना है कि मेटल आयन तो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, लेकिन इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्री मूवमेंट पॉसिबल होता है। देखिए दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन पाया जा रहा है, इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए, ये ग्लू जितना मजबूत होगा उतनी ही ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपके हुए मजबूती के साथ रहेंगे, उतना ही इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। ठीक इसी तरीके से ये मेटेलिक बॉन्ड यानी कि मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही ये दो सरफेस यानी मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेटल्स का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम तो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की, तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए दोस्तों, अगर हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझ लिया तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखिए, इस मॉडल से आप खुद ही बता देंगे। अभी मैंने बताया कि चूँकि इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका फ्री मूवमेंट होता रहता है, और चूंकि इन इलेक्ट्रॉनों का फ्री मूवमेंट होता है इसी कारण मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि कंडक्टेंस शो करने के लिए किसी भी चार्ज कैरियर का मूवमेंट होना ज़रूरी है, और यहाँ पर चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉनों का फ्री मूवमेंट हो रहा है, तो मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हमें पता है कि जो मेटल्स आयन है उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड पाया जा रहा है। इस मेटेलिक बॉन्ड के कारण ये जो मेटल्स आयन्स है वो पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आने पर फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी या गैस होगी? बिल्कुल सही, सॉलिड ही होगी, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सॉलिड में तो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड एंड गैस में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। तो चूँकि मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये जो मेटल्स आयन है वो पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आने के कारण इनकी फिजिकल स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड ही होगी। क्लियर? लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या है उसका एग्जाम्पल? मरकरी। आप सबको पता है कि जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, हालांकि मरकरी मेटल्स का एग्जाम्पल है। तो कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ो, उस प्रॉपर्टी के पीछे लॉजिक क्या है और उस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन क्या है, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता है कि मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते क्या है भाई? हमें पता है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि लिक्विड उबलना शुरू हो जाए, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, अगर मुझे किसी सॉलिड को मेल्ट करना है यानी लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड में तो पार्टिकल पास पास में होंगे। अगर किसी तरीके से अगर इन पार्टिकल को मैं दूर दूर कर दूं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, तो मेटल्स के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। अगर ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है तो मुझे इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने पर यह मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा, टूटेगा, और जैसे जैसे ये मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा या टूटेगा तो ये मेटल्स आयन एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होते रहेंगे। और जैसे ही मेटल्स आयन एक दूसरे से दूर हो गए तो फिजिकल स्टेट कौन सी आ जाएगी? लिक्विड आ जाएगी। यानी कि हम क्या बोलेंगे? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मेटल क्या हो गए? मेल्ट हो गया। अब चूंकि मेटल्स के केस में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण
मुझे इस मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। और ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ गया तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए यानी मेल्ट हो जाए। तो मेटल्स में मेटल आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये बात अब आप समझ गए होंगे। अब मेटल में ये जो मेटल्स आयन है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जा रहा है। किसी तरीके से अगर ये मैं मेटेलिक बॉन्ड तोड़ दूं तो ये फ्रीली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे मेटल्स आयन, और मैं क्या बोलूँगा कि मेटल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी मेल्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे गर्म करना पड़ेगा। अब चूँकि ये जो अट्रैक्शन है इनके बीच यानी जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से तो ये टूटेगा नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा या ना ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर ज़्यादा देर तक गर्म करोगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। अब मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा होगी। चूँकि मेटल्स के केस में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जिसके कारण जो मेटल्स आयन है वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, तो वहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मेटल्स आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे, जिसके कारण मेटल्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई दो आदमी है, एक के सर पर बहुत सारे बाल हैं और दूसरा आदमी टकला है जिसके सर पर मुश्किल से 2-3 बाल पाए जा रहे हैं। तो देखिए किस वाले केस में हेयर डेंसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले केस में हेयर डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ हेयर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ हेयर्स क्या है, कम है। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट केस में एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी, सेकंड केस में एयर डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी का मतलब समझ गए, 6 वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं उसे ही हम डेंसिटी बोलते हैं। अब क्या होगा कि मेटल्स के केस में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी इन मेटल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे के पास पास में रहेंगे, एक दूसरे के पास पास में रहेंगे, तो फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ मेटल्स आयन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर मेटल आयन दूर दूर होते, एक बाल इधर है एक बाल इधर है, तो हेयर डेंसिटी कम हुई ना। तो मेटल आयन अगर दूर दूर होते तो इस केस में डेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। यहाँ पे मेटल्स एक दूसरे के बहुत पास पास में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, जिसके कारण हम बोलेंगे कि मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्या यह कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो दोस्तों अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड को अच्छे से समझ गए तो सारी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मेटल की जो बाकी प्रॉपर्टी है वो तो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। मेटल में स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसे सोनोरस नेचर बोलते हैं। मेटल को थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे मैलेबिलिटी बोलते हैं। और मेटल को थिन वायर के रूप में भी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ये डक्टाइल नेचर शो करते हैं। ये सारी चीज़ें आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की, तो कुछ नहीं करना, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसको उल्टा कर देना, तो हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, तो नॉन मेटल क्या होंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होंगे, बस सिंपल। लेकिन एक्सेप्शन हमें क्या ध्यान रखना है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है भाई, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स वो फॉर्म्स होती है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कार्बन के एलोट्रॉप्स की, तो कार्बन जनरली 3 फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों ही केमिकली तो कार्बन ही है, केमिकली तो सेम ही है, लेकिन इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो इन्हीं फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो अब कार्बन के तीनों फॉर्म यानी तीनों एलोट्रॉप्स यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगला केस अगर हम बात करें तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, तो नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, लिक्विड या गैस। क्लियर? लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है,
डायमंड है। डायमंड क्या है केमिकली? कार्बन ही तो है, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो डायमंड नॉन मेटल का एग्जाम्पल होते हुए भी इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। हमें पता है कि जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस में से एक है। क्लियर? तो बस अब आप समझ गए होंगे कि मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको अपोजिट कर दो तो हमारे पास नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको मुझे ये बताना है कि सिल्वर एंड गोल्ड का यूज़ ज्वेलरी बनाने में क्यों होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आज का ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा।